नमस्कार। आज थोड़ा सा लंबा वीडियो हम लोग करेंगे क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कुछ मित्रों के कहने पर और कहने पर क्या मित्रों के आदेश पर ये सोचा कि डायबिटीज़ को लेकर के जो एस्ट्रोलॉजी में हम रेमेडियल प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जो करेक्टिव मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पर एक सरसरी बात रखी जाए जिससे कि बहुतायत लोगों को लाभ। देखिए, डायबिटीज़ मल्टी लेयर्ड डिजीज़ है। इनफैक्ट इट्स अ सिंड्रोम, इट्स नॉट अ डिजीज़। जब हम सिंड्रोम कहते हैं तो साइंस में, मेडिकल साइंस में उसका मतलब होता है हाउस ऑफ डिजीजेस। तो ये जो डिजीज़ है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, भारतवर्ष में हम इसे सदियों से जानते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि मधुमेह या डायबिटीज़ नई बीमारी है, और हमारे पास जब पुरानी लाइफस्टाइल थी तो शायद हमें ये बीमारी होती ही नहीं थी। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, एक गलत धारणा है। हाँ, फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसका एक दूसरा पहलू भी है कि पहले इतनी जांचें नहीं थी, इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, और गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान थे, तो उनको इस तरह की ट्रीटमेंट या इस तरह की फैसिलिटीज़ का कोई सवाल ही नहीं उठता था। डायबिटीज़ साधारणतया दो तरह की होती है। एक डायबिटीज़ का प्रकार जिसमें कि इंसुलिन हार्मोन का बनना बंद हो जाता है, और एक दूसरा टाइप जिसमें कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन हार्मोन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती हैं, जिसे हम डायबिटीज़ टाइप 2 कहते हैं। लेकिन ये दोनों प्रक्रियाएं दरअसल डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 दोनों में कम ज़्यादा होती तो हैं। दोनों का कुछ ना कुछ रोल होता है। कहीं सेंसिटिविटी कम हो गई, कहीं प्रोडक्शन कम हो गया, कहीं दोनों हो गया, ये चलता है। अभी जो डायबिटीज़ नाम की बीमारी है, ये हमारे ओवरऑल वाइटल फोर्स को तो कम करती ही करती है। इसके 3 टारगेट हैं। पहला जो टारगेट है वो है रेटिना, यानी कि डायबिटीज़ से रेटिनोपैथी हो सकती है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। पैथी मतलब होता है लीजन होना, छेद हो जाना। तो रेटिनोपैथी मतलब रेटिना में छेद हो जाना, उसकी कमज़ोर हो जाना, उसका डिग्रेड होने लग जाना। दूसरा डायबिटीज़ का जो टारगेट है, जहाँ पे ये अटैक करती है, वो है ब्रेन, जिसे हम आजकल डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। हाथ पैर सुन्न होने लगना, चेतना कम होने लगना, मेमोरी का लॉस होने लगना, भूख प्यास पर से नियंत्रण समाप्त होने लगना, नित्य क्रियाओं में जो नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है उससे नियंत्रण खत्म होने लग जाना। और तीसरा और फाइनल जो इसका टारगेट होता है, वो टारगेट होता है हमारा नेफ्रॉन्स, हमारी जो किडनीज हैं, और वहाँ पे हम इसको नेफ्रोपैथी कहते हैं। किडनी की एक यूनिट का नाम नेफ्रॉन होता है, और जब नेफ्रॉन में लीजन हो, उसमें गड़बड़ी हो, तो नेफ्रोपैथी होती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण नज़रिया जो मेडिकल साइंस के लोग शायद उतनी क्लियरिटी से नहीं समझ सकते, आप देखें कि सभी को रेटिनोपैथी नहीं हो जाती, सभी को न्यूरोपैथी नहीं हो जाती, सभी को नेफ्रोपैथी नहीं हो जाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो हम इसमें फूड बिहेवियर, जेनेटिक्स, लोकेलिटी, वो जॉब क्या करता है, वो काम क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों की बात की जा सकती है। बट हियर कम्स द एस्ट्रोलॉजी।
बड़ी महीन साइंस है, बहुत बारीक साइंस है। इसको जितना समझा जाए कम है। और डायबिटीज़ में एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है, इसको किस तरीके से समझा जाए, ये बड़ा बड़ा ज़रूरी है। इस समय हमारे कुछ ज्योतिषी लोग हैं तो वो ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली देख करके ही आदेश कर देते हैं कि ये होगा और फिर इसकी ये रेमेडी होगी। वो एक गड़बड़ काम है, उससे हमारे ज्योतिषी लोगों को बड़ा दूर रहना चाहिए। खैर, ज्योतिष में और आयुर्वेद में एक बड़ा अंदरूनी संबंध है, एक बड़ा जिसे कहें कि इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से इंटरडिसिप्लिनरी हैं। कहीं आप देखेंगे तो ज्योतिष का कोई सूत्र वो आयुर्वेद से निकलता हुआ प्रतीत होगा, कहीं कोई आयुर्वेद की औषधि वो ज्योतिष से निकलती हुई प्रतीत होगी। इनफैक्ट आयुर्वेद की बहुत आयत औषधियाँ जो प्राचीन समय से चलती आ रही हैं वो ज्योतिष से निकली हुई हैं। आपको जान के हैरानी होगी, इसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। आप सोचिए, साइंस के लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं थे, जब हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ के साधन नहीं थे, जब हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स स्टडीज़ के साधन नहीं थे, जब हम किसी तरह से औषधि का या ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, रिटेंशन नहीं देख सकते थे, तो उस समय हमारे वैद्यों को ये कैसे पता चला होगा कि अच्छा भाई भूमि आंवला लीवर की औषधि है, वरुण जो है वो किडनीज़ की औषधि है, लाजवंती या ज्योतिष्मती या ब्राह्मी ये मस्तिष्क की औषधि है, न्यूरॉन्स पे काम करते हैं। ये कैसे पता चला? समझने की बात है। इसका ज्ञान नक्षत्रों से आया है। जैसे हमारे शरीर का एक बंटवारा है कि मेष राशि है यहाँ, मीन राशि है नीचे, बाकी राशियाँ बीच में, ऐसे ही इसी शरीर में नक्षत्रों का भी बंटवारा है। हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष में तो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, या कहीं यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, ऐसा भी सूत्र आता है। बिल्कुल जो समष्टि में है वही व्यष्टि में है। ये भारतीय मनीषा की एक अद्भुत खोज है। इस तरह से औषधियों का और ज्योतिष का एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध स्थापित होता है। तो अब प्रश्न ये हुआ कि भाई ज्योतिष में जो डायबिटीज़ है, जिसे हम भारतीय परंपरा में प्रमेह कहते थे पहले, बाद में मधुमेह कहा जाने लगा, और ये प्रमेह 20 तरह के होते हैं। एलोपैथी में हम एक ही तरह का शुगर या 2 तरह का शुगर जानते हैं, डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2। भारतीय आयुर्वेद 40 तरह के प्रमेहों की बात करता है। और ये भी जान के आश्चर्य होगा कि डायबिटीज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसको ट्रीट न किया जा सके और जिसकी औषधि जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत खानी पड़े, ऐसी कोई बात है नहीं। ये रिवर्सिबल है, ये क्यूरेबल है। लेकिन सवाल ये है, आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन के लोग हैं वो जब जीन्स के लेवल पे, जीनोमिक्स के लेवल पे जाते हैं और देखते हैं कि भाई एक ही ड्रग सेम सिम्टम के लोगों को हम दे रहे हैं, उसमें 4 लोग ठीक हो जा रहे हैं, 15 लोग नहीं ठीक हो रहे हैं। क्या रीज़न है? इसका रीज़न है क्योंकि हम सब मनुष्य होते हुए भी, हमारी जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक बनावट एक जैसी होते हुए भी हम में थोड़ा थोड़ा अंतर है। सेलुलर लेवल पे जाएं तो हमारे रिसेप्टर्स अलग हो जाते हैं और उसकी वजह से वो रिस्पॉन्स अलग हो जाता है। तो हर एक मेडिसिन सबके लिए नहीं है। ये जितनी बात ये सच एलोपैथी के लिए है, उतनी ही बात सच ज्योतिष के लिए भी है। आजकल हमारे ज्योतिषी, उनको मैं देखता हूँ, सभी को बोल देते हैं महामृत्युंजय करा लो, सभी को बोल देते हैं स्टोन पहन लो, सभी को बोल देते हैं ग्रह शांति करा लो। ये एक गलत पैटर्न है। ज्योतिष 1 to 1 की चीज़ है। 12 तरह के लगन होते हैं। क्या 12 ही तरह के भविष्य होते हैं दुनिया में? इनफैक्ट जितने मनुष्य हैं, जितनी जनसंख्या है, उतने तरह के भविष्य कथन होंगे।
ज्योतिष ये एक दूसरे से निजी मुलाकात की बात है। ज्योतिषी और जातक के बीच में बहुत कुछ घटने वाली बात है। ये यूनिवर्सल ऐसी बात नहीं है कि आप देखें कि लोग कहते हैं कि अच्छा भाई राहु का परिवर्तन आ रहा है, मेष लगन के साथ ऐसा हो जाएगा और मीन लगन के साथ ऐसा हो जाएगा। ये सरासर मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। इसके लिए मैं किन्हीं और दूसरे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। ज्योतिष की जो मर्यादा है, जो तरीका है, वो ये है कि कुंडली लेकर के जातक जाए ज्योतिषी के पास और पूछे भैया ये है, अब बताइए आप इसमें। और उल्टा हो रहा है, यूट्यूब के आने के बाद तो और भी हो गया, भैया मेष लगन के जातक हो जाएं सावधान, यही सब चल रहा है। खैर मूल विषय पर लौटते हैं। डायबिटीज बेसिकली ये केवल 2 ग्रहों के कारण होने वाली बीमारी है, बृहस्पति और शुक्र। बाकी जो तीसरे हैं, जो भी ग्रह आएंगे सब बारी बारी, राहु भी आएंगे, मंगल भी आएंगे, शनि भी आएंगे। उनका रोल फिलर का है। मुख्य भूमिका में इस फिल्म में यही दोनों हैं। शुगर नाम की जो पिक्चर है, इसमें बृहस्पति और शुक्र ही मेन लीड रोल्स में है। ये दोनों क्या प्रतिनिधित्व करते हैं आप देखें। बृहस्पति हमारी जीवनी शक्ति है और शुक्र रस है, जीवन रस है। जीवनी शक्ति और ये जीवन रस दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ज्योतिष में इन्हीं दोनों को हम गुरु भी मानते हैं। हमारे आध्यात्मिक, भौतिक, हर तरह का जो पथ प्रदर्शन है वो बृहस्पति और शुक्र के ही जिम्मे है। तो अब सवाल ये हुआ कि बृहस्पति और शुक्र की ऐसी क्या भूमिका, क्या गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण डायबिटीज होती है। कि शुक्र जो है, मैंने कहा रस, तो पहला चीज ये जानिए कि 6 तरह के रस होते हैं जिन्हें षड्रस कहा गया। अगर आपके भोजन में लगातार षड्रस की परिपूर्णता नहीं है, आप प्री डायबिटिक हो गए हैं, आपको डायबिटीज होने वाली है, आप सावधान रहिए। षड्रस, 6 रसों का समन्वय होना चाहिए आपके भोजन में। अब होता क्या है कि जब हम युवावस्था में होते हैं, 25-30 वर्षों में की आयु में होते हैं, तो उस समय हमारे भोजन का एक सेट पैटर्न बन जाता है कि भैया मुझे यही पसंद है, मुझे यही खाना। अब उसमें 6 रस नहीं हो पाते। कहीं केवल मधुर मधुर चल रहा है, कहीं केवल लवण चल रहा है, कहीं केवल तिक्त चल रहा है। इसमें काषाय, तिक्त, मधुर, लवण, सभी जितने 6 रस हैं, सबका समन्वय हर मील में होना जरूरी है। इसलिए जो भारतीय भोजन था वो बड़ा कंप्लीट मील था, उसमें पूरा सबका समन्वय था। अभी जो भोजन का हमारा तरीका होता चला जा रहा है वो तो बड़ा भयावह है। हमारी जो अगली पीढ़ियां हैं, ईश्वर न करे किसी को रोग हो, इनका भोजन देख करके मुझे डर लगता है। इनके भोजन करने के तरीके को देख करके डर लगता है। इनके भोजन करने के स्थान और समय को देख करके डर लगता है। तो पहला चीज तो रस के अभाव में हमें डायबिटीज होती है, और दूसरा है बृहस्पति। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बृहस्पति नैतिकता के कारक हैं। आयुर्वेद में लंबे समय तक जीने की सबसे बड़ी औषधि जब अग्निवेश अपने शिष्य को बताते हैं, तो वो कहते हैं कि सबसे लंबे समय तक जीने की 2 औषधियां हैं। पहली औषधि, अगर आपको लंबा जीवन चाहिए, जीवन नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मेरी बात ना सुनिए, जीवन चाहिए तो पहला औषधि कहते हैं ब्रह्मे स्मृत्वा आयुषो बलम। नित्य नियमित ब्रह्म का स्मरण, ईश्वर का स्मरण,
ईश्वरीय शक्तियां, अवतारों का स्मरण, देवों का स्मरण आपकी आयु की स्थापना करता है, यानी कि बुढ़ापे को रोकता है और आपके शरीर को लंबा चलने में मदद करता है। आप अपने आसपास आंख उठा करके देखिए कि वो लोग जो नियमित संध्या करते हैं, वो लोग जो नियमित जप करते हैं और मन से करते हैं, वो लोग जो नियमित कुछ पूजा पाठ करते हैं, जिनका एक निश्चित नियम है, उनकी आयु लब्धता आप सामान्य लोगों की तुलना में बेहतर पाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि लंबी आयु का जो फॉर्मूला है वो है सत्वावजय। यह शब्द बड़ा अद्भुत है। कई बार मैं सत्वावजय और तितिक्षा को एक दूसरे में अंतर्गुम्फित महसूस करता हूं। सत्वावजय क्या है? दैवीय नैतिक नियमों का मन, वाणी और कर्म से पालन, और यह पालन भी कोई जबरदस्ती करवाया हुआ पालन नहीं, किसी स्टेट के डर से, कानून के डर से और राजा के डर से, समाज के डर से किया हुआ पालन नहीं। यह पालन होना चाहिए अंतः प्रेरणा से। और जब आप उस सत्वावजय, उस आदर्श दैवीय नैतिकता के नियमों का पालन करते हुए चलेंगे, 500 बरस की भी आयु हो जाएगी, मधुमेह नहीं होगा। और जब आप इन दो से भटके, ब्रह्म स्मृत्वा नहीं हो रहा है, सत्वावजय नहीं हो रहा है, भोजन में षड्रस नहीं है, जीवन से उत्साह कम होने लगेगा, आप डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। दैट्स वेरी सिंपल। यानी कि एक चीज हमें समझ में आया कि अगर जुपिटर का एफ्लिक्शन है और वीनस का एफ्लिक्शन है और किसी ऐसे ग्रह की महादशा आ गई जो इन दोनों को खराब कर रहा है और आप इस षड्रस, सत्वावजय, ब्रह्म स्मरण इन सब से दूर हैं, तो आपको डायबिटीज होगी। अब इसी को वो जो सेलुलर साइंटिस्ट है, वो ग्लूकेगॉन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, इंसुलिन, दुनिया भर की बात, वो एक्सप्लेनेशन है, वो भी जरूरी चीज है। कुछ लोगों का ये मानना है कि हमने भोजन बनाने की जो नई पद्धतियों का विकास कर लिया, गैस पे भोजन बन रहा है, कुकर में भोजन बन रहा है, किचन में लोग जूता पहन के दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी किसी के किचन में प्रवेश कर ले रहा है। इन सब चीज़ों से ये लाइफस्टाइल डिजीज का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। मैं भी बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। कारण क्या है? वास्तुमंडल में हमारा जो किचन है वो बिल्कुल ऐसा समझे कि जैसे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, हम उसे पावर हाउस ऑफ द सेलुलर फंक्शन कहते हैं। ठीक वैसे ही जो हमारा किचन है वो हमारे वास्तुमंडल का, हमारे घर का वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तुमंडल में किचन, ईशान कोण और ब्रह्म स्थान, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण स्थान माने गए। तो हमारी पिछली पीढ़ी ने और उसके पहले की हजारों लाखों पीढ़ियों ने एक अद्भुत आविष्कार किया था। किचन का जो मालिकाना हक था वो फर्स्ट लेडी ऑफ द फैमिली के पास था, जिसके मन में सभी के लिए, पूरे परिवार के लिए एक प्रेम का व्यवहार था। वो जब जांता चलाती थी, वो जब चाकी चलाती थी, वो जब घर का खाना बनाती थी, बर्तन मांजती थी, तो वो गीत गाते हुए करती थी। आज की महिला, उसको एक जन का एक्स्ट्रा अगर भोजन बनाना पड़ गया तो भाई रे मौत आ गई। अब जब वो इस मन के साथ, इस बुद्धि के साथ भोजन बनाएगी
और उस भोजन को आप ग्रहण करेंगे तो वो क्या वाइटल फोर्स, क्या जीवनी शक्ति और क्या रस परिपाक निकलेगा, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। दूसरा कि हमारी पिछली पीढ़ियों ने भोजन बनाने की प्रक्रिया, भोजन में योगदान देने वाले लोग, इनकी पवित्रता बड़ी सुनिश्चित की थी। बहुतायत घरों में यह नियम था, मैं समझता हूँ सभी घरों में यह नियम था कि स्त्री भोजन बनाएगी। स्त्री शुक्र का प्रतिनिधित्व करती है। स्त्री जब भोजन बनाएगी और अपने परिवार के लिए बनाएगी तो उस भोजन में रस होगा। मैं वो स्वाद वाले रस की बात नहीं कर रहा हूं। और उस रस से ओज परिपुष्ट होगा, वीर्य परिपुष्ट होगा, तेज परिपुष्ट होगा और जीवनी शक्ति कहीं से मध्यम नहीं पड़ने पाएगी। और अभी जो भोजन बना रहे हैं, आप रेस्टोरेंट से खरीद रहे हैं, होटल से खरीद रहे हैं, स्ट्रीट फूड खरीद रहे हैं, उस भोजन का उद्देश्य तो व्यापार है। उसमें कोई व्यक्तिगत इमोशन, कोई भाव तो जुड़ा ही नहीं है। अब उस भोजन को करने के बाद आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा, वो भूख तो मर जाएगी लेकिन वह दैविक तृप्ति नहीं आएगी। जो घर में दाल भात चोखा खा करके जो दैविक तृप्ति आ जाती है, वो बाहर छोला भटूरा और दुनिया भर की फास्ट फूड खा के नहीं आ सकती। सिंपल सी बात है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण मुझे समझ में आता है, ये भोजन की जो पवित्रता थी, यह भी बृहस्पति से संबंधित हो गई। और चूंकि भोजन एक महिला बना रही थी, एक स्त्री बना रही थी, जो सम्माननीय थी, आदरणीय थी, जिसका सब सम्मान करते थे, जिससे सब प्रेम करते थे और पूरे परिवार से वह माँ के समान प्रेम करती थी। उस भोजन की प्रक्रिया का जो साइंस था, वो बृहस्पति और शुक्र दोनों से संबंधित हुआ। अब एक तीसरे कुलक्षण की तरफ नजर दिखाइए। हमारी भारतीय परंपरा में ठंडी चीज खाने का कोई जगह ही नहीं था, कोई डिश नहीं थी ठंडी। आइसक्रीम भी बहुत बाद में आया। हम आइसक्रीम नहीं ना बनाते थे ना खाते थे। गर्म देश होने के बावजूद हम आइसक्रीम नहीं खाते थे। अभी एक नया आविष्कार हुआ, रेफ्रिजरेटर। हर बचा हुआ खाना वो फ्रिज में जा रहा है, वो कई बार ठंडा गर्म होने की प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। इससे उसमें विष उत्पन्न होते हैं। ये जो विष है ना, ये 3 तरह के होते हैं। साइंस में इनको 3 क्वालिटीज में बांटा गया है। पहला जो विष है वो है पॉइजन। जनरली ऐसा समझिए कि केमिकल मैनिफेस्टेशन से बनने वाला जो जहर है उससे हमने कहा पॉइजन। दूसरा जो विष है वो है टॉक्सिन। टॉक्सिन जो किसी सेल के अंदर बनेगा। और तीसरा जो पॉइजन है वेनम, जो ग्लैंडुलर सिक्रीशन से बनती है, जैसे सांप का जहर। एक वेनम को छोड़ दिया जाए तो फ्रिज में रखा हुआ खाना, वो चाहे 1 घंटे के लिए ही क्यों ना रखा हुआ हो, वो टॉक्सिन भी बनाएगा और पॉइजन भी बनाएगा। ये तय मानिए। फ्रिज का इंट्रोडक्शन और भारतवर्ष में डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और हार्मोनल डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इनके बीच में एक सीधा सीधा कनेक्शन है। बहुत बाद में लोगों को समझ में आएगा। अब डायबिटीज में होता क्या है, एक तो ये छुपने छुपाई जा सकने वाली बीमारी है ही नहीं। मरे हुए आदमी का भी अगर डॉक्टर टिश्यू इन्वेस्टिगेशन करेगा, विदाउट ब्लड इन्वेस्टिगेशन, केवल टिश्यू देख के भी बताया जा सकता है कि इसको डायबिटीज थी या नहीं थी। तो इसमें क्या होता है कि पूरी तरह से आप एक क्षरण की प्रक्रिया में चल पड़ते हैं। ऐसे सामान्य साइंस की भाषा में ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, ये 2 हार्मोन इसको नियंत्रित करते हैं। अब चूंकि ये एक
साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। यानी कि साइको मतलब होता है सोचने की जो प्रक्रिया है, और सोमैटिक कहते हैं बॉडी को, फिजिकल बॉडी को हम सोमा या सोमैटिक बोलते हैं। यह बीमारी के लक्षण कारण पहले मस्तिष्क में आते हैं, और इस के 3 कारण हैं जहां से ये निकलता है। फर्स्ट, ग्रीड, कुछ करना ना पड़े, शरीर निष्क्रिय पड़ा हुआ है और मन में ये है कि 5,000 रुपया कहीं से मिल जाता, 50 लाख रुपया कहीं से मिल जाता, यहां से निकलेगा डायबिटीज। क्यों? क्योंकि बॉडी माइंड दोनों का फंक्शनल एक डिसइक्विलिब्रियम, एक डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है। शरीर शांत बैठा हुआ है और दिमाग बहुत चल रहा है। ये जो हम गेम्स देखते हैं ना, और पैसिव गेमिंग जो होती है, ये भी डायबिटीज़ का एक बड़ा कारण है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल क्रिकेट विश्व कप चल रहा है, आप मैच देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, बैट्समैन ने हुक किया और आपके मन में हो रहा है पता नहीं छक्का जाएगा कि कैच हो गया, क्या हो जाएगा। आप अपने शरीर के सेलुलर सिग्नलिंग सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। शरीर तो यहीं बैठा हुआ है और वहाँ पे दिमाग चला गया कैच करने, यार ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी का कैच पकड़ लो, आउट हो जाए, इंडिया जीत जाए। ये व्यतिक्रम क्रिएट हो रहा है। ये पैसिव इमोशन बहुत बड़ा दुश्मन है। आप सिनेमा देखने के शौकीन हो गए, कुछ लोगों को दुख देखने का शौक हो जाता है, वो दिन भर दुख की ही बात करते रहते हैं, दुखी देखते हैं, दुखी सुनते। ओहो बड़ा बुरा हुआ इनके साथ। बुरा उनके साथ हुआ, उनका शरीर मन उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहा है। आपके साथ बुरा नहीं हुआ है, लेकिन आप उसके दुख को देख करके, और कहाँ टीवी पर या मोबाइल फोन में देख के पढ़ के दुखी हो रहे हैं। एक व्यतिक्रम क्रिएट हो रहा है, आपके शरीर, मन, मस्तिष्क की मर्यादाएं भंग हो रही हैं। ये जो पैसिव इमोशन है, ये बड़ा खतरनाक है। ये बिल्कुल मास्टरबेशन की तरह है। स्त्री उपलब्ध नहीं है और हम सोच करके एक्साइटमेंट में जिए जा रहे हैं, एक व्यतिक्रम क्रिएट किए जा रहे हैं। केवल वीर्यनाश से उतना शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता जितना कि इस चिंतन से हो जाता है। वीर्य तो दोबारा से बन जाएगा, लेकिन इस चिंतन प्रक्रिया ने, जो कि है नहीं और जिसकी कल्पना पैसिव इमोशंस में आप शरीर और मन को बर्बाद किए ले रहे हैं, ये भी एक डायबिटीज के कारणों में से होगा। ठीक ऐसे ही कुछ लोग यूटोपिया में जीते हैं। मैं जब अगले साल 1 जनवरी आएगी तो मैं 4 करोड़ बैंक बैलेंस बना लूँगा, नई मर्सिडीज़ खरीदूँगा, वाइफ के लिए BMW खरीदूँगा। सोचे जा रहे हैं, दिवा स्वप्न। शरीर ने मर्सिडीज़ बनाने लायक मेहनत नहीं की और मस्तिष्क ने सारी व्यवस्था कर ली, शेयर वेयर सब खरीद लिए, व्यतिक्रम हुआ। अब ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर उत्पन्न होंगे। तो पहला ग्रीड, पैसिव इमोशंस वगैरह सब इसमें आ गए। दूसरा गिल्ट, हमसे कोई गलती हो गई और चूंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो किसी चीज को पकड़ के बैठ जाना चाहता है, मन उसका चंचल है, वो उस मन के आरोहण अवरोहण को रोकने के लिए पकड़ के बैठ जाता है। और ये पकड़ के बैठ जाना एक बीमारी है। मनुष्य का जन्म प्रकृति ने संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना बना करके इसलिए भेजी थी कि ये चैतन्यारोहण के पथ पे चलेगा, ये अपने कॉन्शियसनेस को बहुत हायर लेवल पे लेके जाएगा। और आप तो किसी चीज को पकड़ के बैठ गए, मुझसे तो गलती हो गई। गिल्ट, यार थोड़ा सा और पढ़ लिए होते तो IAS हो जाते, IAS नहीं बन पाए, क्या करें। थोड़ा सा और मेहनत कर लिए होते तो बैंक बैलेंस 2 करोड़ रुपया हो गया होता, नहीं हो पाया, आप क्या करें। ये जो गिल्ट है, ये शरीर को गलाएगा डायबिटीज के माध्यम से। चिंता चिता के समान होती है, हमारे पूर्वज बहुत पहले से कहते रहे।
तो इस गिल्ट को, इस चिंता को अपने मन में बिल्कुल भी स्थान मत दीजिए। तीसरा प्रमुख कारण है फियर। आप देखिएगा, मैक्सिमम डायबिटीज उन लोगों को है जिनके पास कुछ खोने के लिए है। यार मेरा ये पद तो नहीं चला जाएगा, मेरा ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगा, मेरे बैंक बैलेंस में कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, मेरी प्रॉपर्टी तो कोई नहीं ले लेगा, मेरी वाइफ तो कोई नहीं छीन लेगा मुझसे। हो गई डायबिटीज आपको। ये जो डर है, ये डर आपको टुकड़े टुकड़े करके मारेगा। बाहर जाने से, निकलने से डर रहे हैं, यार बाहर गए सांप काट लेगा, बाहर गए गोली लग जाएगी, बम फट जाएगा, ये डर आपको डायबिटीज देगा। तो चिंता, डर, गिल्ट, अपमान, इनको मन में किसी भी कोने में जरा भी स्थान नहीं देना है। अब हम आते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली डायबिटीज़ को कैसे देखते हैं, किन कारणों से होता है। इस पर बहुत सारे वीडियोस होंगे इंटरनेट पे, असंख्य होंगे, लाखों होंगे। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो तो गूगल पे भी मिल जाएगा। क्या हम लोग एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रोटोकॉल तैयार कर सकते हैं कि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या जिसको डायबिटीज़ है, एक अनुमान किया जाए तो लगभग 27 करोड़ डायबिटिक अकेले भारत में है। वी आर वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल। क्या इनके लिए हम कोई एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रोटोकॉल, एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी इनको दे सकते हैं? मैं सोचता हूँ कि हम ज्योतिषी इसमें सक्षम हैं। अगर कोई ज्योतिषी है जो आयुर्वेद को भी समझता है, ह्यूमन एनाटॉमी को भी समझता है, इन साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स को भी समझता है, तो वो आपकी कुंडली में केवल 3 ग्रह, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, इन 3 को देखकर आपको श्योर शॉट डायबिटीज की रेमेडी, एक प्रोटोकॉल दे सकता है। और मैं कहता हूं कि अगर आपने 100 डेज उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर लिया तो आपकी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। ये बिल्कुल संभव है और ये कोई चमत्कार नहीं है, इसमें कुछ भी वायबी नहीं है, इसमें कुछ भी अशरीरी नहीं है। ये सिंपल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। मैं एक सिंपल यूनिवर्सल प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, जिसमें कि अगर आप अपने बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा को देखकर और योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर के ये काम करते हैं तो आपको और भी बड़ा फायदा हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हम कोशिश करें कि हमारे भोजन के बनने, भोजन के समय, भोजन के बनाने का जो तरीका है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें हर जगह पवित्रता हो। हमारी पिछली पीढ़ी के लोगों के सामने मैं देखता था, वो भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते थे सिद्ध कर रहे हैं। हम मछली खोरों के गांव से हैं, हमने देखा था कि वो बोलते थे क्या कर रहे हैं, मछली सिद्ध कर रहे हैं। और जो व्यक्ति मछली सिद्ध कर रहा होता था तो वो एक कोयले से, लकड़ी से ऐसे गोल घेरा खींच देता था और एक बार अगर वो उस गोल घेरे में आ गया तो फिर वो दोबारा नहीं जाता था बाहर, और उस एक व्यक्ति के अलावा उस घेरे में और कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। भोजन बनाना यज्ञ है, यज्ञ की एक मर्यादा होती है, निश्चित सिद्धांत होते हैं, उसका पालन हो तो आपका भोजन शुद्ध हो जाएगा। और जैसे भोजन में टॉक्सिन कम होगा, विष कम होगा, जहर कम होगा, हमारे शरीर में तो हीलिंग की प्रक्रिया खुद ब खुद चलती है। उसके लिए बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। आप आहार को शुद्ध करिए, शरीर अपने आप को शुद्ध करेगा। पहला नियम हो गया।
अब ये आहार को शुद्ध कर लेना ये कोई कठिन काम नहीं है। हम लोग आदतों के गुलाम हो जाते हैं। जरा सी कोशिश में हम गेहूं जौ लेकर के मशीन पे पिसवा करके अपने घर में अच्छा आटा खा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, 5 मिनट का मुश्किल है। आशीर्वाद आटा 1 मिनट में आ जाएगा ऑनलाइन, जिसमें कचड़ा भरा हुआ है। दूसरा काम जो करना है, प्रयास करें कि 2 कंप्लीट मील ही लें। ये आधुनिक डॉक्टरों के कहने में ना जाइएगा कि छोटा छोटा 6 बार खाना खाइए, सिवाय बेवकूफ़ी के और आपको बीमार डालने के वो कोई अलग बात नहीं कर रहे। देखिए, हमारी इंद्रियों को जितना नियंत्रित रखेंगे वो उतना मजबूत होंगी, और उनको जितना खुली छूट देंगे इंद्रियों को, आँखों को, जिह्वा को, नाक को, कान को, वो उतनी ही डिजीज्ड, उतनी ही कमज़ोर होती चली जाएंगी। तो चाहे स्वर्ग का भोग रख दिया जाए, अगर आपका समय नहीं हुआ है तो आपको नहीं खाना है। तीसरा जो काम करना है आपको, ये प्रयास करें कि दोनों मील में षड्रस हो। 6 रस, मधुर, लवण, तिक्त, कषाय, ये जितने कहे गए हैं, ये 6 के 6 होने चाहिए। मधुर भी होना चाहिए। आप डायबिटिक हैं, लेकिन आप कुछ मीठा जरूर खाइए। भोजन की शुरुआत मीठे से कीजिए। और मैं कोई उल्टी बात नहीं बता रहा हूं, आप करके देखिए और फिर अपना शुगर चेक कीजिएगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, हमारे मित्रों को पता है कि डायबिटीज़ की जितनी भी मेडिसिन्स हैं, वो ग्लिम्पराइड हो, वो स्टैटिन्स फैमिली की ड्रग्स हों, या वो स्टेरॉइड्स के कई तरह के फॉर्म्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कर रहे हैं। सिटाग्लिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन, इन सब की जो प्रजातियां हैं, ये कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि उनमें जीनोबायोटिक भरा हुआ है। जीनोबायोटिक का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिससे मिलता जुलता कोई कंपाउंड हमारे पूरे एनाटॉमी में कहीं नहीं है। अब इस जीनोबायोटिक को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए हमारे शरीर को बहुत अलग तरीके से काम करना पड़ता है। जीनोबायोटिक क्या है? अब जैसे समझिए कि आपके सामने खूब बढ़िया सुंदर खीर रखा हुआ है और कोई व्यक्ति आए और उसमें 1 बूंद डीजल डाल दे, जो उसकी हालत होगी ना, जब हम गैर जरूरी दवाएं शरीर में डालते हैं तो हमारे शरीर, मन, चेतना की भी हालत वही होती है। तो ये एलोपैथी की दवाएं जब तक सहा जा सके, इनसे दूर रहा जाए। 500 mg शुगर की दवा, सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, ग्लिम्पराइड, जितनी भी आप खा रहे हैं, हमें पता है 500 कदम चलेंगे अगर, तो जरूर हम कुछ कैलोरी बर्न करेंगे, कुछ शुगर का लेवल कम होगा। तो आपको एक्टिव रहना है और 6 रस भोजन में हो दोनों वक्त, ये सुनिश्चित करना है। हमारे देश में एक फल ऐसा है जिसमें माना जाता है कि 6 रस है। उसके अलावा भी आप व्यवस्था कर सकते हैं, मधुर की, तिक्त की, काषाय की, लवण की। लेकिन वो फल एक ऐसा फल है जो परिपूर्णतम है, अपने आप में शुद्धतम है। अभी कार्तिक का महीना आ रहा है, उस फल की बड़ी महिमा गाई जाती है। वो फल है आंवला। तो आप प्रयास करें कि आधा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा चटनी के रूप में, अचार के रूप में, मुरब्बे के रूप में, हलवे के रूप में, बर्फी के रूप में आंवले का थोड़ा सा सेवन आप दोनों समय करें। और कैसा भी वात, पित्त, कफ हो, आंवला खाया जा सकता है, सब लोग खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही तापों का, तीनों ही प्रवृत्तियों का नियंत्रक है। बहुत अच्छा मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर है, बहुत अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है।
इसे आप अपने भोजन में अवश्य शामिल करें। चौथा काम, हमारी पिछली जनरेशन के लोग जो बड़े संतोषी और बड़े सुखी थे, उन्होंने जीवन का एक बड़ा सुंदर फलसफा बनाया हुआ था। हम लोग बचपन में सुनते थे, गोधन गजधन बाजधन और रतनधन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। ये जो संतोष शब्द है, अंग्रेजी में इसके मुकाबले का कोई शब्द जल्दी मिलेगा नहीं। इसे जीवन में अपनाना बड़ा आवश्यक है। कितना अमीर हो जाइएगा, आपसे बहुत अमीर लोग रह के चले गए, कितना शक्तिशाली हो जाइएगा, प्रधानमंत्री बन जाइएगा, भगवान राम कृष्ण इस धरती से चले गए, कितनी सुंदर नारी आप लेके चले आएंगे। क्लियोपेट्रा का भी वर्ण तो कोई पुरुष ने किया होगा, उसकी कोई सीमा नहीं। फिर एक दिन यहाँ से चले ही जाना है, ये तो किराए का मुसाफिर खाना है, हम सब जानते हैं। तो संतोष को जीवन में स्थान देना बड़ा आवश्यक है। अगला जो महत्वपूर्ण काम, कि जिस भी इष्ट को मानते हो आप, जिस भी देवता को मानते हो आप, उनका कोई मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक व्रत जरूर कीजिए। डायबिटिक हैं, व्रत नहीं कर सकते, कैसी बात करते हैं। दुनिया में इतने सारे फ्रूट्स हैं, इतनी सारी खाने की चीज़ें हैं, और आपको फ्रेश खाना है। कोई भी प्रिजर्वेटिव वाला, बंद डब्बे वाला, पॉलीथीन में बंद होके आने वाला, बाहर पका हुआ, जिसका नियति हमें नहीं पता, वो खाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भोजन का, देखिए भोजन की एक मेमोरी होती है। अब लाखों वर्षों से हमारे शरीर में भोजन के जो जीन्स हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है वो इस तरह से हुई कि हमारे पूर्वजों ने फ्रेश पकाया, सब्जी तोड़ी अभी तुरंत, और अभी पक गया, तुरंत भोजन हो गया। अभी फल तोड़ा, तुरंत धो के खा लिया। प्रिजर्वेशन भोजन का बहुत उचित बात नहीं थी। हाँ, हम कुछ चीज़ों का प्रिजर्वेशन करते थे, और फिर उनको भी सिद्ध करते समय उसके परिष्करण और परिहार की भी तमाम विधियाँ थी। चावल अलग तरीके से बनाया जाता था, दालें अलग तरीके से बनाई जाती थी। ये हम सब लोग जानते हैं, बस थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है। अगला महत्वपूर्ण काम, जैसे मैंने कहा कि किचन हमारे घर का माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस है। उस किचन में से सबसे पहला चीज एल्यूमिनियम को विदा करिए। एल्यूमिनियम टॉक्सिन का खजाना है। जब उसमें भोजन गर्म होता है तो एल्यूमिनियम भोजन में ज़रूर मिक्स होता है, और वो भोजन को थोड़ा सा पॉइजनस ज़रूर बनाता है। ख़ास तौर से ऐसे भोजन जिनमें एसिड है, वो जब एल्यूमिनियम के संपर्क में आते हैं तो वो कुछ टॉक्सिन्स जरूर बनाते हैं। तो जितना भी एल्यूमिनियम यूटेंसिल है उसको किचन से विदा कर दीजिए। महिलाओं में ये जो प्रवृत्ति है, आटा गूंथा बच गया उसको डाल दिया फ्रिज में, सब्जी बच गई उसको डाल दिया फ्रिज में, दाल बच गई उसको डाल दिया फ्रिज में, इस प्रवृत्ति को रोकना है। खास तौर से ये जो आटे वाला है, आप रोटी बना कर रख लो, अगली सुबह इस्तेमाल कर लो, थोड़ा सा फर्मेंटेशन हो जाएगा, वो औषधि की तरह काम करेगा। और आपने आटा रख लिया, अब ये हो गई गड़बड़, एकदम जलता हुआ अंगारा रोटी खाने की क्या जरूरत है भाई, थोड़ा सा ठंडी रोटी भी खा लेना। एक और महत्वपूर्ण बात जो किचन में संबंधित है वो है मसाले। पैकेट बंद मसाले, आपको नहीं पता उनमें क्या पड़ा है। हमारे यहाँ मसाले होल रखे जाते थे और फिर उनको ठीक भोजन बनाने से पहले सिलबट्टे पे 2 मिनट में पीस लेते थे। वो कोई कठिन काम नहीं, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं। जिम जाने को तैयार हैं और वॉकिंग के लिए तैयार हैं तो 2 मिनट सिलबट्टा चला लेने में क्या आफत आ जाएगी। आप रिग्रेसिव हो जाएंगे, आप पिछड़े कहलाएंगे। तो एक मसालों की ये व्यवस्था बन जाए, आप देखेंगे कि आप हील हो रहे हैं,
आपका शरीर दोबारा से उस पुरानी ताकत को प्राप्त कर रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात है, बृहस्पति और शुक्र ये दोनों को शनि और बृहस्पति की जो मिली जुली चीजें हैं, जो इनके मिले जुले आर्टिकल्स हैं, वो कंट्रोल करते हैं। और इसमें बिना पैसे का फ्री का एक चीज है, और वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम। आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है, आप वह प्राणायाम का चुनाव करिए जिसे आप कंफर्टेबली देर तक बैठकर कर सकें। उस आसन का चुनाव करिए जिसमें आप एक आसन में बैठ सकें। खास तौर से वो लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने में हमारे पूरे शरीर का माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बार बार डिस्टर्ब होता है। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना और बहुत द्रुत गति से चलने वाली चीज़ों में ट्रैवल करना, वायुयान और बड़ी गाड़ियों में ट्रैवल करना, ये बहुत अच्छा नहीं है शरीर के लिए। इसे कोई बहुत डेवलप्ड चीज़ ना मानिए। इस चीज़ में आपको क्या करना है कि शरीर और मन को थोड़ी देर तक स्थिर करना है। एक ऐसे आसन में बैठिए जिसमें आप देर तक बैठ सकते हैं, और उसी आसन में आप एक प्राणायाम विधि का चुनाव करिए जिसे आप सरलता से और देर तक कर सकें, और नियमित इस प्राणायाम का अभ्यास करिए। आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। यहाँ हमारे पास में एक हिंदी के आचार्य रहते हैं, उनको कोई हरिद्वार में योगी मिले थे। अब वो क्या करते हैं कि क्लास में पढ़ाते रहते हैं, और उसको उन्होंने वो अपने दैनंदिन जीवन का अंग भी बना लिया है। वो चलते फिरते हर 8वीं या 10वीं जो एक्सेल होती है उसको वो थोड़ा सा फोर्सफुली फेंकते हैं, और आप यकीन मानिए कि उनके डायबिटीज़ में 99% सुधार हो गया, और उनकी एज भी कोई 58-59 के आसपास है। मंगलेश मणि उनका नाम है, यहीं लखनऊ में रहते हैं। तो इन विधियों को हम सब जानते हैं। मैंने आज कोई एलियन जैसी बात नहीं की, बस इनको इम्प्लीमेंट करने, इनको एक साथ पेपर पे, डायरी पे लिख के कि मुझे कल से इस प्रोजेक्ट को फॉलो करना है, ये काम करना है। छोटे छोटे परिवर्तन जो मैंने बताए किचन इत्यादि के, उससे बड़ा अंतर आ जाएगा। अब बात करते हैं फाइनल एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की। बृहस्पतिवार का व्रत और बृहस्पतिवार को पीली चीज़ों का दान, पीले कपड़े, पीली मिठाई, किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को आपको रेगुलर करना है। छोटे बच्चों के काम में आने वाली जो पढ़ने की किताबें हैं, खास तौर से ऐसी किताबें जिनसे संस्कार बनते हैं, हमारी धार्मिक किताबें, उनका दान छोटे बच्चों को बृहस्पतिवार के दिन करना है। और तीसरा, वृक्षारोपण। आप अपने घर में छोटा सा एक बगिया बना लीजिए। अगर आप सक्षम हैं, बाग लगा सकते हैं तो बाग लगा लीजिए, बागवानी करिए। आपको बहुत बहुत बड़ा लाभ मिलेगा डायबिटीज़ में। बिना इंसुलिन, बिना ग्लिम्पराइड के आप ठीक होने लगेंगे। और फिर आप मुझे भी धन्यवाद दीजिएगा। नमस्ते।